जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन ज्योग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी और प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्शन के बारे में। इसके पहले हमने 2-3 लेक्चर में काफ़ी कुछ कवर किया है, तो उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं प्रोजेक्शन के बारे में, क्योंकि प्रोजेक्शन आपके आपका जो सिलेबस है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और यहाँ से आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी जो प्रोजेक्शन है आपका वो तो बहुत सारा है, लेकिन हमने उस बहुत सारे में से ऐसे प्रोजेक्शन को शामिल किया है अपने सिलेबस में जो कि एग्जाम में जिसके आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्शन के बारे में। आइए देखते हैं कि प्रोजेक्शन क्या होता है और इसके कितने प्रकार होते हैं। प्रोजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप। ठीक है, प्रक्षेप क्या होता है? जैसा कि आप भी जानते हैं कि जो हमारा अर्थ सरफेस है, तो अर्थ जो आपका है वो 3D फॉर्म में है। तो 3D फॉर्म को अगर आपको जो है प्लेन पेपर पे प्लॉट करना है, यानी 3D से किसी भी जो है पार्ट को, अर्थ के किसी भी पार्ट को या पूरे अर्थ को प्लॉट करना है 2D फॉर्म में, तो 3D पार्ट से 2D पार्ट में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है, जो मेथड है आपका, उसी मेथड को बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप बोलते हैं। ठीक है, प्रक्षेप क्या है? यानी ये आपका अर्थ हो गया और यह ग्लोब मान लीजिए, ये ग्लोब आपका कैसा है? 3D है और आपको बनाना है आपके प्लेन पेपर पे सेम अर्थ को, जो भी यहाँ पर लोकेशन है उसी लोकेशन को यहाँ रिप्रेजेंट करना है। तो इस 3D से 2D में बनाने की जो विधि है उसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? प्रक्षेप बोलते हैं। अब आपका जो अर्थ है उस पर जो है आपके कॉन्टिनेंट है, आपके ओशन है, ठीक है, अलग अलग जो है देश है, उसकी अलग अलग लोकेशन है। तो किसी देश को केवल अपने देश का मैप चाहिए, किसी को पूरे वर्ल्ड का चाहिए, तो अलग अलग लोकेशन के मैप के लिए अलग अलग हम क्या करते हैं? प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसलिए प्रोजेक्शन के क्या हैं? बहुत सारे प्रकार हैं। अलग अलग उपयोगिता के आधार पे, अपनी अपनी यूटिलिटी के आधार पे, अपने अपने यूज के आधार पे हम लोग मैप का प्रयोग करते हैं। और जिस प्रकार जिस जो है जरूरत के लिए आपको मैप की जरूरत है, उसी के अनुरूप क्या है? प्रोजेक्शन को बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके प्रोजेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला प्रोजेक्शन हम पढ़ेंगे सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, बेलनाकार प्रक्षेप। बेलनाकार प्रक्षेप क्या होता है? जब प्रक्षेप बनाने की जो विधि है, इसको आप मैथमेटिक विधि से बना सकते हैं या इसको आप नॉर्मल विधि से भी बना सकते हैं। तो जो सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन को बनाने की एक विधि है लाइट विधि, यानी प्रकाश के माध्यम से। जैसे मान लीजिए क्या है, ये आपका ग्लोब है। ठीक है, ग्लोब में हमने क्या कर दिया? एक लाइट यानी एक बल्ब को जला दिया। जब हम ग्लोब के अंदर एक बल्ब जलाएंगे तो जो ग्लोब पे आपका लेटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, उस बल्ब की रोशनी से क्या पड़ेगी? उसकी चारों तरफ छाया पड़ेगी। अगर उस छाया के चारों तरफ अगर आप एक पेपर लगा दें, तो जो भी यहाँ पर लेटीट्यूड या लॉन्गिट्यूड दिखाई दे रहा है आपको इस ग्लोब पे, वो सारे किस पे प्लॉट हो जाएंगे? वो सारे आपके उस पेपर पे प्लॉट हो जाएंगे और आपका आसानी से 3D जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2D में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है? आपका प्रोजेक्शन है। अब हम बात करते हैं पहला कौन सा? सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन की, यानी बेलनाकार प्रक्षेप की। बेलनाकार प्रक्षेप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रक्षेप है। इसकी अपनी एक विशेषता होती है, ठीक है, और अपना एक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, गुण होता है। उसी के लिए हम बेलनाकार प्रोजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अब बेलनाकार प्रोजेक्शन को बनाने के लिए क्या किया गया? ये एक लिया गया बेलनाकार जो है, इसको आप कागज मान सकते हैं कि बेलनाकार कागज है, एक बेलन लिया गया और इसी के अंदर क्या डाल दिया गया? आपका ग्लोब डाल दिया गया। अब इस ग्लोब पे अगर लाइट जलाई जाती है तो कहीं ना कहीं ग्लोब से जो भी क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। इस बेलन पे क्या होगा? वो रिफ्लेक्शन पड़ेगा। ठीक है, और जहां जहां पे पड़ता है उसको क्या करते हैं? जब हम एक चार्ट पेपर प्लॉट करते हैं तो इस तरीके के बनाने की विधि को क्या बोलते हैं? बेलनाकार प्रोजेक्शन बोलते हैं। बेलनाकार प्रोजेक्शन की विधि कह सकते हैं। ठीक है, तो जो आपका बेलनाकार प्रोजेक्शन होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जब किसी आपके ग्लोब को बेलन के अंदर डाला जाता है तो ये आपका जो बेलन होता है, इस पे इस ग्लोब के कुछ ही एरिया क्या करते हैं? टच करते हैं। बाकी सारे एरिया क्या है? टच नहीं करते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अर्थ है, अर्थ का जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, इसको अगर आप इक्वेटर बोले तो इक्वेटर वाले पोर्शन पे क्या है? ये ज्यादा टच करता है। बाकी सारे एरिया में देखिए ये टच नहीं करता है। और ऐसा देखा गया कि जो आप चाहे आप बेलन की बात करें, आप शंकु की बात करें, कोन की बात करें, जो एरिया इस ग्लोब को टच करेगा
वहां पर रीडिंग जो आपकी आएगी, वहां पर जो आपका जो है रीडिंग आएगा वो क्या आएगा, वो एक्चुअल में आएगा, वो वास्तविक होगा। बाकी जहां पर ये टच नहीं करता है उसकी रीडिंग क्या होगी, उसकी रीडिंग उतनी सही नहीं होगी जितना कि ये इक्वेटर का सही होगा। ठीक है, तो यही इसका क्या होता है, प्रोजेक्शन का ड्रॉबैक होता है। यानी जो पोर्शन आपका टच करेगा उस विशेष जो है वस्तु से, चाहे आप बेलन की बात करें या कोण की, उस पॉइंट पे आपका क्या होगा, आपकी रीडिंग सही होगी, यानी आपका लॉन्गिट्यूड आपका लैटिट्यूड सही होगा, बाकी में सही नहीं होगा। ठीक है, तो बेलनाकार प्रोजेक्शन ऐसे ही बनाया जाता है जो भी आपको बताया गया। अब बेलनाकार प्रोजेक्शन में एक चीज होता है पैरेलल और एक होता है मेरिडियन। ठीक है, जब आप ग्लोब पे देखते हैं तो ग्लोब पे आप पढ़ते हैं एक लैटिट्यूड और एक पढ़ते हैं लॉन्गिट्यूड। जब ये 3D फॉर्म में होता है तब उसको हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं, लेकिन जब इसको हम 2D फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो जो आपका लैटिट्यूड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम पैरेलल बोलते हैं, और जो आपका लॉन्गिट्यूड होता है उसको क्या बोलते हैं, मेरिडियंस बोलते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। जो पैरेलल होगा वो क्या होगा, लैटिट्यूड होगा यानी अक्षांश होगा, और जो मेरिडियंस होगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूड होगा यानी वो देशांतर होगा। ठीक है, तो जब हम बेलनाकार प्रोजेक्शन बनाते हैं तो इसमें जो पैरेलल्स होते हैं, जो आपके अक्षांश होते हैं, ठीक है, इसमें केवल उसी अक्षांश की रीडिंग सही आती है जो क्या होता है, इससे टच करता है आपके बेलन से, और वो कौन सा अक्षांश होता है, 0 डिग्री होता है। यानी 0 डिग्री के आसपास एरिया पे आपकी जो रीडिंग आती है वो एक्चुअल आती है, और जैसे जैसे आप 0 डिग्री से दूर होते जाएंगे आपकी रीडिंग क्या होती जाएगी, वो आपकी गड़बड़ होती जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जहां जो आपका इक्वेटर वाला रीजन है वहां पे क्या है, रीडिंग सही आएगी, और जैसे इक्वेटर से दूर जाएंगे उसकी रीडिंग क्या होगी, हमेशा डिस्टॉर्शन आता जाएगा, वो गड़बड़ होता जाएगा। जितना भी आप पोल की तरफ बढ़ेंगे सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन में उतनी ही आपकी जो डिस्टॉर्शन है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, और जो इसमें मेरिडियंस होते हैं, मेरिडियंस जो होते हैं सारे के सारे मेरिडियंस जो हैं वो आपके पैरेलल को क्या करते हैं, 90 डिग्री पे देखिए क्रॉस करते हैं। ये इसकी दूसरी विशेषता होती है। जो मेरिडियंस की रीडिंग्स होती है वो सब क्या होती है, वो सही होती है। क्या होती है, सही होती है ज्यादातर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, विशेषता हो गया। ठीक है, यही स्केल में ये बातें बताई गई हैं, जो पैमाना है यहाँ पर दिया गया है कि स्केल अलोंग द इक्वेटोरियल ऑन ऑल द सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शंस इज करेक्ट। यानी जो आपका स्केल होगा, जो इसकी हम रीडिंग की बात करते हैं, वो इक्वेटोरियल रीजन की क्या होगा, सही होगा, बाकी की सही नहीं होगा। ये इसकी क्या है, गुण है, इसकी विशेषता है। आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी को लेकर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अब जो आपका सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन होता है इसके कई प्रकार हैं, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको एक प्रोजेक्शन का नाम दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि भैया ये बताइए कि ये सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन है या कोन है या कोई और प्रकार का प्रोजेक्शन है। तो सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन यानी जो बेलनाकार प्रक्षेप होता है इसके कई प्रकार हैं। ठीक है, जैसे एक है आपका सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन यानी साधारण बेलनाकार प्रक्षेप। दूसरा क्या है, सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है, सिलिंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। तीसरा क्या है, मर्केटर प्रोजेक्शन, और चौथा क्या है, गाल प्रोजेक्शन। ये सारे जो प्रोजेक्शन हैं वो किस प्रकार में आएंगे, वो सारे के सारे आएंगे सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन के अंतर्गत। ठीक है, यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि मर्केटर प्रोजेक्शन या गाल प्रोजेक्शन जो है किसका पार्ट है, तो वो किसका पार्ट है, वो आपका है सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन का पार्ट है। ठीक है, अब आइए हम एक एक करके इसको अच्छे से देखते हैं। एक पॉइंट ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो आपका प्रोजेक्शन होता है, प्रोजेक्शन में कोई ऐसा प्रोजेक्शन होगा जिसमें आपका क्या सही होगा, शेप सही होगा, और कोई ऐसा प्रोजेक्शन होगा जिसमें क्या सही हो सकता है, साइज सही हो सकती है। ठीक है, यानी जो प्रोजेक्शन बनते हैं इस स्केल के आधार पे, एक आपका हो सकता है आर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो आर्थोमॉर्फिक में क्या होता है, आपका जो शेप होता है वो सही होता है। ठीक है, साइज उसमें सही नहीं होती है, यानी स्केल उसमें सही नहीं होता है। ठीक है, और एक होता है ऑर्थोग्राफिक। ये पॉइंट भी आप लोग ध्यान रखिएगा। पहला क्या है आपका, सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन में क्या होता है, ये जो आपका यहाँ पर बना हुआ है ये एक सिंपल सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शन का उदाहरण है, जिसमें क्या होता है कि यहाँ से सोर्स यानी जो लाइट होती है, लाइट जलाई जाती है, और जो पॉइंट इस पे टच करता है उस पे क्या होता है कि स्केल सही रहता है, यानी इक्वेटोरियल रीजन में स्केल सही रहता है। बाकी जैसे जैसे हम इक्वेटोरियल रीजन से दूर होते जाते हैं आपका डिस्टॉर्शन बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, सिंपल सिलिंड्रिकल
प्रोजेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एकदम ये नॉर्मल प्रोजेक्शन है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निक्स नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। ठीक है, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का जो दूसरा नाम है उसको इसको बोलते हैं लैम्बर्ट प्रोजेक्शन। लैम्बर्ट एक स्कॉलर थे जिन्होंने क्या किया था, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का निर्माण किया था, इसलिए इसको किस नाम से भी जानते हैं, लैम्बर्ट प्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब ये क्या होता है, लैम्बर्ट प्रोजेक्शन की विशेषता ये है कि जब हम सोर्स लाइट जलाते हैं, यानी जो भी इस पे प्रोजेक्शन बनता है, उसमें क्या होता है कि इक्वेटोरियल रीजन जो होता है, ठीक है, उस पे क्या हो रहा है, ये जो है ये प्रोजेक्शन जो है क्या है कि ये इक्वल एरिया प्रोजेक्शन नहीं है। ठीक है, यानी मैं इसमें बताने का प्रयास कर रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा। इसमें हम आपको समझाते हैं, ये दूसरा प्रकार का प्रोजेक्शन है। ठीक है, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में क्या होता है कि इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में जो आपका सोर्स लाइट है, ठीक है, सोर्स लाइट से जो टच करता है वो क्या टच करता है, इक्वेटर टच करता है। लेकिन इसमें इन्होंने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था, सिंपल से थोड़ा मॉडिफिकेशन किया था कि सिंपल में हमने देखा था कि जैसे जैसे हम जो है इक्वेटर से दूर जाते हैं उसमें डिस्टॉर्शन बढ़ता जाता है। तो सेम इन्होंने इसको अप्लाई किया लैम्बर्ट महोदय ने, और इन्होंने ये बताया कि जो ये इक्वल एरिया में क्या होता है कि जो आपका इक्वेटर होता है उस पर रीडिंग सही आती है, लेकिन जैसे जैसे इक्वेटर से दूरी बढ़ती जाती है तो दो पैरेलल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम होता जाता है। यानी अगर आप ये 0 डिग्री है तो ठीक है, 0 डिग्री के बाद अगर आप 10 डिग्री जाते हैं तो यहां से होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, दो पैरेलल्स के बीच में जो डिस्टेंस होती है लगातार कम होती जाती है। ठीक है, क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी अगर आप इक्वेटर से जैसे जैसे दूर जाएंगे, इसमें भी क्या देख रहे हैं, डिस्टॉर्शन जो है आपका, यानी गड़बड़ी है वो लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, अब अगर आप नॉर्मल ग्लोब को देखेंगे तो जो इस पे पैरेलल्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वो बराबर होती है। ठीक है, क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन इस प्रोजेक्शन में बनाने में क्या है गड़बड़ी कि इसमें जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो पैरेलल्स के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाती है, कम होती जाती है। यानी जो इस पे स्केल सही होता है वो कहाँ पे सही होता है, वो केवल आपका इक्वेटोरियल एरिया में ही सही होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जो है इक्वल एरिया प्रोजेक्शन में जो आपका स्केल है वो 45 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से 45 डिग्री साउथ लेटीट्यूड तक क्या होता है, सही होता है। यानी अगर ये आपका बनाया गया मैप है तो इस पे 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ के बीच का जो एरिया होगा उसकी जो स्केलिंग होगी, जो उसका रीडिंग होगा वो ठीक होगा। यानी अगर आपको इक्वेटोरियल रीजन में अगर आपको कोई चीज ट्रॉपिकल रीजन का मैप बनाना है, क्योंकि 45 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री साउथ, इसका मतलब ये है कि अगर आपको ट्रॉपिकल रीजन का मैप बनाना है तो आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इस पे जो रीडिंग आती है वो ट्रॉपिकल रीजन की सही आती है, और जैसे जैसे उससे दूर जाते हैं उसकी रीडिंग गड़बड़ होती जाती है। इसीलिए अगर आपको एग्जाम में पूछता है कि अगर आपको कॉफी का एग्रीकल्चर दिखाना है, या टी का एग्रीकल्चर दिखाना है, राइस का एग्रीकल्चर दिखाना है, या रबर का एग्रीकल्चर दिखाना है, ठीक है, तो आप किस प्रोजेक्शन का प्रयोग करेंगे, सेम ऐसे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब आप दिमाग लगाइए कि रबर की जो खेती होगी वो कहाँ पे होती है, ट्रॉपिकल रीजन में, क्योंकि उसके लिए हाई मॉइस्चर चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई रेनफॉल की आवश्यकता होती है। सेम कंडीशन राइस पे लागू होता है, सेम कंडीशन टी एंड कॉफी पे भी लागू होता है। तो आपसे एग्जाम में ऐसे पूछे जाएगा कि बताइए अगर आपको टी का जो है एग्रीकल्चर दिखाना है, या अगर आपको कॉफी का दिखाना है, या अगर आपको रबर का दिखाना है, तो आप किस प्रकार के करेंगे, तो आप किसका प्रोजेक्शन का प्रयोग करेंगे, आप इक्वल एरिया प्रोजेक्शन का प्रयोग करेंगे, जिसका दूसरा नाम क्या है, लैम्बर्ट प्रोजेक्शन। ठीक है, अब इसके अगला हम देखते हैं मर्केटर प्रोजेक्शन। क्या देखते हैं, मर्केटर प्रोजेक्शन। ठीक है, तो मर्केटर प्रोजेक्शन जो है ये एक स्कॉलर थे, मर्केटर इनका नाम था, इसी के नाम पे मर्केटर प्रोजेक्शन का नाम क्या किया गया था, रखा गया था। ठीक है, इन्होंने एक विशेष प्रकार का प्रोजेक्शन बनाया था, इसकी कुछ क्या है, अपनी विशेषता है। ठीक है, इसको हम आर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, आर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन। आर्थोमॉर्फिक मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या है, साइज तो सही नहीं रहेगी, लेकिन जो आपका शेप रहेगा, यानी अगर इंडिया को इस पे बनाया जाए, ठीक है, तो इंडिया की साइज तो सही नहीं रहेगी, यानी जो इसका एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, वो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन जो शेप है वो सेम रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसकी प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि ये क्या है,
आर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन है, यानी जो ग्लोब पे आपका शेप है किसी भी चीज का, ठीक है, वही एग्जैक्ट इस मैप पे रहेगा, लेकिन जो साइज यानी जो स्केल है उसमें क्या आ जाता है, डिस्टॉर्शन आ जाता है। ठीक है, जैसे कि ये जो मैप बना हुआ है ये किस पे बना हुआ है, मर्केटर प्रोजेक्शन पे। इसकी विशेषता क्या होता है कि इसमें शेप क्या रहेगा, जो आपका ग्लोब पे है सेम वही रहेगा। इसमें एक विशेषता क्या होती है कि जैसे जैसे आप इक्वेटोरियल से पोल की तरफ जाएंगे वैसे वैसे दो पैरेलल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इक्वल एरिया में क्या होता था, कम होता जाता है, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो दो पैरेलल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है वो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी अगर इस प्रोजेक्शन से अगर हाई लेटीट्यूड का मैप बनाया जाए तो अगर वो एरिया छोटा रहेगा तो इस प्रोजेक्शन पे कैसा दिखेगा, बहुत ही बड़ा दिखेगा। ठीक है, इसीलिए जब जो है ब्रिटिश लोग इंडिया पे जब राज कर रहे थे, रूल कर रहे थे, तो वो अपने जो कंट्री का मैप था वो इसी प्रोजेक्शन से बना के लाते थे और इंडिया वालों को दिखाते थे, देखिए आप क्या हैं, कितने छोटे हैं, आपका एरिया कितना छोटा है और हमारा एरिया कितना है, बड़ा सा है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, सभी के ऊपर रूल करते हैं, क्योंकि जितना ही जो आपका प्रोजेक्शन है इस पे जितना हाई लेटीट्यूड का मैप बनाओगे उसका एरिया उतना ही क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। शेप तो सही रहेगा, देखने में आपको वही लगेगा, लेकिन एरिया क्या होता जाएगा, बढ़ जाएगा। कि किसकी विशेषता क्या है कि जैसे जैसे आप 0 डिग्री से आप पोल की तरफ जाएंगे तो दो पैरेलल्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक विशेषता इसकी ये हो गई। ठीक है, अब हमने क्या बताया कि जो आपका मर्केटर प्रोजेक्शन होता है उस पे जो शेप दिखता है जैसे आपका अर्थ पे है वैसे क्या होता है, सेम आपका इस मैप पे भी दिखेगा। ठीक है, तो इसका जो इस पे एक पॉइंट ये भी आप लोग याद रखिए, एक इस पे खींचा जाता है रंब लाइन। ठीक है, जिसको बोलते हैं लेक्सोडर्म। आप लेक्सोडर्म बोलिए या क्या बोलिए, इसको रंब लाइन बोलिए, दोनों ही क्या है, एक है। तो रंब लाइन क्या होता है कि जो आपका मर्केटर प्रोजेक्शन पे कोई बना मैप है, ठीक है, तो मैप पे दो डिस्टेंस के बीच की जो दूरी है, ठीक है, कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए और उस दो पॉइंट पे कोई लाइन खींच दीजिए, तो ये लाइन जो बनती है इसी को क्या बोलते हैं, लेक्सोडर्म बोलते हैं। ठीक है, अगर आप मर्केटर की सहायता से मर्केटर प्रोजेक्शन पे कोई मैप बनाए हैं तो अगर आप इस लाइन से ट्रेवल करेंगे तो आपको वो क्या है, वो डायरेक्शन सही बताता है, क्योंकि जो इस पे शेप बना हुआ है वो एक्चुअल वही बना हुआ है जो कहां पर बना हुआ है, आपके ग्लोब पे। इसीलिए इस पे दो बिंदुओं के बीच दो कोई भी पॉइंट है और दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है पूरे मैप पे कहीं भी आप खींच दीजिए उसको क्या बोलते हैं, लेक्सोडर्म या क्या बोलते हैं, आपका रंब लाइन बोलते हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। जब इस मैप का क्या सही होता है, शेप सही होता है, इसलिए इस मैप का प्रयोग कहां करते हैं, इस मैप का ज्यादातर प्रयोग जो किया जाता है आपके वो नेविगेशन के लिए प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें जो डायरेक्शन होता है वो प्योर शुद्ध होता है। ठीक है, नेविगेशन में कौन सा नेविगेशन, आप जो है नेविगेशन में जो वाटर में करते हैं वो नेविगेशन हो गया, या अगर आप जो है वायु परिवहन में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर इसका प्रयोग कहाँ होता है, नेविगेशन में, धरातलीय नेविगेशन में इसका ज्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये विशेषता होगी किसकी, मर्केटर की। आपसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की क्या की जाएगी, पूछी जाएगी। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन आपको विंड का डायरेक्शन दिखाना हुआ, ठीक है, तो भी इसी मैप का क्या कीजिएगा, प्रयोग करना होगा, क्योंकि इस पे डायरेक्शन क्या दिखाया जाता है, बहुत ही शुद्ध दिखाया जाता है। अगला जो आपका है वो है गाल प्रोजेक्शन। ठीक है, गाल प्रोजेक्शन के बारे में एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ये जो होता है इसमें जो पैरेलल होता है, ठीक है, पैरेलल जो होता है जो भी इस पे लेटीट्यूड खींचा जाता है वो जो आपका 45 डिग्री होता है उसका क्या होता है, उसी के बराबर क्या होगा कि जो भी लेटीट्यूड बनाया जाएगा वो सारा किसके बराबर होगा, 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, बस यही पॉइंट इसमें आपको क्या करना है, गाल के प्रोजेक्शन में याद रखना है। ठीक है, तो ये सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन के 4 प्रकार हैं, चारों प्रकार में जो भी विशेषताएं आपको बताई गई हैं इन्हीं विशेषताओं को याद रखना है। आपसे विशेषताएं ही एग्जाम में पूछी जाएंगी। रंब लाइन क्या होता है, लेक्सोड्रम क्या होता है, जो है नेविगेशन में किसका प्रयोग करते हैं, मर्केटर का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि एक आर्थोमॉर्फिक है, इसमें जो है डायरेक्शन और जो आपका जो शेप है वो क्या होता है, सही एक्चुअल में दिखाया जाता है। ठीक है, ये आपका इक्वल एरिया प्रोजेक्शन बताया गया, कॉफी के लिए, रबर के लिए, ये सारे प्रोजेक्शन क्या हैं, सिलेंडर प्रोजेक्शन के पार्ट्स हैं। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा एक आध प्रोजेक्शन हम लोग और देख लेते हैं।
प्रोजेक्शन में अगला हम देखते हैं कोनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, कौन सा प्रोजेक्शन? कोनिकल प्रोजेक्शन। कोनिकल प्रोजेक्शन में कोनिकल प्रोजेक्शन को कैसे बनाते हैं? सेम वही विधि कि ये क्या है आपका, ये है आपका ग्लोब, और ग्लोब को किसके अंदर डाल दिया गया है? किसी कोड़ी वाले भाग में, किसी कोन के अंदर। ठीक है, अब जब ग्लोब को कोन के अंदर डाला गया और उसके बाद सोर्स लाइट यानी लाइट जलाया गया, तो क्या हो रहा है आप देख सकते हैं कि इसका कोई ना कोई पोर्शन क्या कर रहा है? ग्लोब को टच कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? ग्लोब को टच कर रहा है। तो सेम वही कंडीशन, जो जो पार्ट ग्लोब को टच कर रहा है उस पर रीडिंग क्या आएगी? आपका जो स्केल आएगा वो सही आएगा, बाकी जगहों पर स्केल आपका सही बिल्कुल नहीं आएगा। तो आप इसको देखती है तो इसे देखने पर यही लग रहा है कि जो हाई लेटीट्यूड एरिया यानी मिड लेटीट्यूड के एरिया हैं वो इस पे टच कर रहे हैं, और क्या है इक्वेटोरियल पोर्शन वाला इस पे टच नहीं कर रहा है। यानी कोनिकल प्रोजेक्शन से अगर आप मैप बनाएंगे तो जो मिड लेटीट्यूड एरिया वाले मैप है वो आपके सही उसकी रीडिंग आएगी, उसमें जो है जो स्केल है वो सही आएगा, बाकी का स्केल सही नहीं आएगा। यानी जो कोनिकल प्रोजेक्शन होता है, कोनिकल प्रोजेक्शन का प्रयोग कहाँ करते हैं? मिड लेटीट्यूड के एरिया जो है उसके मैप बनाने के लिए किया जाता है। अब ये जो कोनिकल प्रोजेक्शन होता है ये दो तरीके का होता है, एक होता है वन स्टैंडर्ड कोनिकल प्रोजेक्शन और दूसरा क्या होता है? टू स्टैंडर्ड कोनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, वन स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि जब हम कोनिकल प्रोजेक्शन बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें एक पैरेलल को क्या मान लेते हैं? स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और उसी पैरेलल के सहारे हम सारे पैरेलल को क्या करते हैं? खींचते हैं, बनाते हैं। यानी जो इस पे क्या करता है? टच करता है। मान लीजिए कि आपका है 45 डिग्री नॉर्थ, क्या किया कि इस क्या किया कि इस कोण को टच कर रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया कि जो 45 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड है उसको हमने क्या मान लिया? एक स्टैंडर्ड मान लिया, और इसी स्टैंडर्ड के सहारे बाकी की जो पैरेलल्स हैं उसको क्या करेंगे कि खींचा जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि जो आपका स्टैंडर्ड माना गया है, जो भी आपका है 45 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये मिड लेटीट्यूड का मैप है तो स्टैंडर्ड भी आपको मिड लेटीट्यूड का ही मापना पड़ेगा, क्योंकि वही कोई ना कोई क्या करेगा? इसको टच करेगा। तो जो इसको स्टैंडर्ड माना गया है, इसकी जो रीडिंग आती है, जो स्केल आता है, उसी पे एक्चुअल आता है। बाकी जैसे आप उस जो है स्टैंडर्ड लाइन से जो भी आपने माना है 45 डिग्री, 50 डिग्री, उससे जैसे जैसे आप दूर हटते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि आपका जो डिस्टॉर्शन है, जो गड़बड़ी है, वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो एक विशेषता इसकी क्या करनी है? आपको ये याद रखनी है कि आपका वन स्टैंडर्ड में क्या है कि उस स्टैंडर्ड के सहारे आपका मैप सही होगा, बाकी के सहारे आपका मैप सही नहीं होता। ठीक है, अब इसकी एक विशेषता क्या है वन स्टैंडर्ड का? वन स्टैंडर्ड प्रोजेक्शन का, ठीक है, तो वन स्टैंडर्ड का प्रयोग हम वहां पे करते हैं जहां पर क्या है कि अक्षांशीय विस्तार जिसका क्या है बहुत ही कम है, और देशांतरीय विस्तार ज्यादा दिखाना हुआ, तो ऐसे एरिया के लिए क्या करेंगे? इस मैप का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको हम पुनः रिपीट कर रहे हैं। इस मैप का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? जिसका लैटिट्यूडनल विस्तार क्या हो, यानी ये वाला विस्तार, लैटिट्यूडनल वाला विस्तार क्या हो? कम हो, और लॉन्गिट्यूडनल वाला विस्तार क्या हो? ज्यादा हो। वहीं पर वन स्टैंडर्ड मैप का हम क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको दिखाना हुआ 49 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड, जो कि क्या है अमेरिका और कनाडा के बीच की बाउंड्री है। तो ये क्या है? ये हमने 49 डिग्री खींच दिया। अब 49 डिग्री में क्या है? अक्षांशीय विस्तार बहुत कम है, एक ही लेटीट्यूड है, और देशांतरीय विस्तार बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको किसका प्रयोग कर सकते हैं? इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आपको दिखाना हुआ ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग का मतलब क्या हुआ? ऐसे बना होगा। ठीक है, इसमें भी अक्षांशीय विस्तार कम है और देशांतरीय विस्तार ज्यादा है, तो वहां पर भी इसको आप क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। यानी ये पॉइंट अगर आप दिमाग में रखते हैं कि ऐसे पॉइंट्स पृथ्वी के, ऐसे पॉइंट्स जहां पर लैटिट्यूडनल डिस्टेंस क्या है बहुत ही कम है और लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ज्यादा है, तो वहां पर इस मैप का आप क्या कर सकते हैं? प्रयोग कर सकते हैं। ये रहा आपका वन स्टैंडर्ड कोनिकल प्रोजेक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है आपका? दूसरा है आपका टू स्टैंडर्ड कोनिकल प्रोजेक्शन। तो टू स्टैंडर्ड में क्या होता है? इसका मॉडिफाइड रूप आया था वन स्टैंडर्ड का, जिसमें एक स्टैंडर्ड को ना मान के क्या मान लिया गया? टू स्टैंडर्ड मान लिया गया। यानी मिड लेटीट्यूड में जिसे मैंने मान लिया एक 45 डिग्री, दूसरा मान लिया 50 डिग्री। तो इसमें क्या किया जाता है कि एक स्टैंडर्ड नहीं माना जाता है, बल्कि दो स्टैंडर्ड माना जाता है, और बाकी सारे प्रोसीजर वही होंगे। कि इसमें क्या होगा कि जो दो स्टैंडर्ड माना गया है उसके बीच की जो रीडिंग आएगी वो ठीक आएगी, और जैसे जैसे उससे दूर हटते जाएंगे
जो मैप का डिस्टॉर्शन है वो क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग जो छोटे देश हैं जिसका क्या है कि लैटिट्यूडनल विस्तार कम है और लॉन्गिट्यूडनल भी बहुत ज्यादा नहीं है, वैसे देशों के लिए क्या किया जाता है, टू स्टैंडर्ड का प्रयोग किया जाता है, जिससे आप एग्जांपल दे सकते हैं फ्रांस का। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ पर एक ये है कि क्वेश्चन अगर आता है कि अब अगर आपको दिखाना है बीट के फार्म यानी गेहूं की खेत दिखाना है तो आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप किसका करेंगे, जो आपको पिछली बार बताया गया है सिलेंड्रिकल का, क्योंकि जो गेहूं की खेती होती है वो ज्यादा कहाँ होती है, मिड लैटिट्यूड पे ज्यादा होती है, इसलिए क्या करेंगे कि आप गेहूं के जो फार्म दिखाने होंगे वो किसके, उसका प्रयोग क्या करेंगे, उसके लिए आप कोनिकल प्रोजेक्शन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कोनिकल का ही एक सुधरा हुआ रूप है बोन प्रोजेक्शन। ठीक है, बोन प्रोजेक्शन के बारे में आप लोग एक पॉइंट ये याद रखिएगा कि जो भारत का वेदर मैप बनाया जाता है वो किससे बनाया जाता है, जो आपका ये बोन प्रोजेक्शन होता है इसी पे बनाया जाता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, कोनिकल प्रोजेक्शन का पार्ट है। ठीक है, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि कोनिकल जो आपका बोन प्रोजेक्शन है वो किसका पार्ट है, यही आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा, और बहुत ज्यादा आपसे प्रोजेक्शन के बारे में क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि जो भी प्रोजेक्शन आपको बताया गया है, जितनी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है, विशेषताएं बताई गई हैं, उसी विशेषताओं को आपको ध्यान में रखना है, बाकी आपका जो क्वेश्चन है वो आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।